Our next topic is seed. In angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सीड्स होता है. मतलब जो लास्ट जो चीज़ बनती है किनमें? एंजियोस्पर्म्स में, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो क्या बनता है? वो बनते हैं सीड्स. इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. इसको अपन जनरली क्या बोल सकते हैं? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. मतलब इसको अपन बायोलॉजिकली टर्म में क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स. सीड्स किसके अंदर फॉर्म होते हैं? फ्रूट्स के अंदर. अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, कॉटलिडन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस. इसको अंडरलाइन करना है. एक जो सीड रहेगा कॉमनली वो क्या क्या चीज़ रहेगा उसके अंदर? सीड कोट्स रहेंगे, कॉटलिडन्स रहेंगे और एक क्या रहेगा उसमें? एम्ब्रियो एक्सिस. The cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food reserves, as in legumes. तो जो cotyledons होते हैं जनरली उनमें जो एम्ब्रियो वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है? सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थिक होता है, स्वेलन होता है. और स्वेलन क्यों होता है? वो फूड के स्टोरेज के लिए. मैच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस. अब जो मैच्योर सीड हैं वो एल्बुमिनस भी हो सकते हैं और नॉन एल्बुमिनस भी. नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल पी एंड ग्राउंडनट. तो जो नॉन एल्बुमिनस सीड्स होंगे उनमें एंडोस्पर्म का कोई भी रेसिड्यू, मतलब कोई भी पार्ट नहीं बचेगा एंडोस्पर्म का. वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा. कब? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि किस में होता है? पी और ग्राउंडनट में. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. For example, wheat, maize, barley, castor, sunflower. तो जो एल्बुमिनस सीड्स होंगे उनमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रिमेनिंग बचता है. क्यों? क्योंकि जो एल्बुमिनस सीड्स होते हैं वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को क्या नहीं कर पाते? कंज्यूम नहीं कर पाते. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें? wheat, maize, barley, castor, sunflower. Occasionally, in some seeds, such as black pepper and beet, remnant of nucellus are also persist. तो जो न्यूसेलस वाला जो पार्ट होता है, अपन ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी न्यूसेलस क्या होता है. तो जो न्यूसेलस के भी कुछ रिमेनिंग पार्ट कुछ सीड्स में मिलते हैं, जैसे कि किसमें? ब्लैक पेपर एंड बीट. दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरीस्पर्म. इसको अंडरलाइन कर लो. तो जो रेसिडुअल बचा है, किसका रेसिडुअल बचा है? न्यूसेलस का. वो क्या कहलाता है एक्चुअल में? पेरीस्पर्म. इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स. तो जो इंटेग्यूमेंट वाला पोर्शन होगा ओव्यूल का वो कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है और टफ हो जाता है. और किसका फॉर्मेशन करता है? सीड प्रोटेक्टिव सीड कोट्स का. The micropyle remains as a small pore in the seed coat. और माइक्रोपाइल कैसा बचता है? सीड कोट में एक छोटे से पोर के फॉर्म में. दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ये किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है? ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री को. किसके ड्यूरेशन में? सीड जर्मिनेशन की ड्यूरेशन में. एज द सीड मैच्योर्स its water content is reduced and seeds become relatively dry. 10 to 15% moisture by mass. तो अब जैसे सीड क्या होगा? मैच्योर होगा तो उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो क्या होते जाएंगे? रिड्यूस्ड होते जाएंगे और सीड्स रिलेटिवली क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे. द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन. और जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी एम्ब्रियो की वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, they germinate. अब एम्ब्रियो कहाँ एंटर कर जाएगा? एक इनएक्टिविटी की स्टेट में एंटर कर जाएगा. ठीक है, जिस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी बोलते हैं. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो फेवरेबल कंडीशन जैसे आएंगी, जैसे कि उसको एडिकेट अमाउंट में मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तब ये क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट. As ovules mature into seeds, the ovary develops into a fruit. अब क्या होगा?
ओव्यूल्स होकर मैच्योर होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, सीड्स का, और जो ओवरी है वो किसका डेवलपमेंट करेगी, फ्रूट्स का। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। मतलब किसका, ओव्यूल्स का सीड में ट्रांसफॉर्मेशन और ओवरी का फ्रूट्स में ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेस कैसे चलेंगी, साइमल्टेनियसली। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। तो जो किसकी वॉल है, ओवरी की वॉल है, वो डेवलप होकर किसकी वॉल बना लेगी, वॉल ऑफ फ्रूट, और इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। द फ्रूट्स मे बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। तो जो फ्रूट होते हैं वो फ्लैशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी। फ्लैशी कैसे, गुआवा, ऑरेंज और मैंगो जैसे, और ड्राई कैसे, ग्राउंडनट और मस्टर्ड जैसे। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो अपने सीड्स के डिस्पर्जल के लिए बहुत डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे वो आपको कुछ वर्क दे रहा है, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्जल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड in an earlier class. If there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit. अब आया हमारे core main topic. In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, फ्रूट्स के डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में, और फ्रूट किससे डेवलप हो रहा है, हमारा ओवरी से डेवलप हो रहा है। तो जितने अदर फ्लोरल पार्ट होगी, जितने भी बचे हुए फ्लोरल पार्ट है, वो क्या हो जाते हैं, वो डीजेनरेट होकर उसमें से फॉल ऑफ हो जाते हैं। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा, द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। बट क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैश्यू हो गया, इन सब में जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है वो भी किस में पार्टिसिपेट करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में। इस लाइन को पूरा अंडरलाइन करेंगे आप। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। और इस तरीके के फ्रूट जिनमें अदर देन ओवरी फ्रूट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे, वो फ्रूट क्या कहलाएगा, हमारा फॉल्स फ्रूट। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। तो जो मोस्टली जो फ्रूट्स रहेंगे जो सिर्फ किससे डेवलप होते हैं, ओवरी से, वो क्या कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट्स। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ फ्रूट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो मोस्टली स्पीशीज़ हैं उसमें फ्रूट्स किसका रिजल्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन का। देयर आर अ फ्यू स्पीशीज़ इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें फ्रूट कैसा डेवलप होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ऐसे वाले फ्रूट क्या कहलाएंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब एक चीज़ याद रखिए, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस और पॉली एम्ब्रियोनी, फॉल्स फ्रूट, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सब बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, माइनर से डिफरेंस है लेकिन सब अलग हैं। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, बनाना। Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. तो पार्थिनोकार्पी को हम किसके थ्रू इंड्यूस्ड कर सकते हैं, किसको अप्लाई करके, ग्रोथ हार्मोन्स को। और इस तरीके के फ्रूट जनरली कैसे होते हैं, सीडलेस। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। ठीक है, तो जो सीड होगा बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। इसमें से फर्स्ट क्या है, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में किसका यूज़ बिल्कुल नहीं होता, वाटर का कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं होता। बट सीड फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है, हमारा वाटर की प्रेजेंस पर। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज़ टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। इसके अलावा क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उनमें बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजी होती है। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है, सीड्स के डिस्पर्जल के लिए, कि न्यू हैबिटेट में वो क्या कर सकें, अदर एरिया में क्या हो सकें, वो कॉलोनाइज हो सकें। As they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis
ऑन देयर ओन। तो क्या बोल रहा है, जब तक इनके पास क्या रहेगा, सफिशिएंट फूड, रिजर्व फूड रहेगा, तो जो यंग सीडलिंग्स रहेंगी वो क्या करेंगी, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। और वो किसके लिए, जब तक, कब तक करेंगी ये, जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए, अपने खुद से फोटोसिंथेसिस के लिए एबल ना हो जाए। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। तो जो हार्ड सीड कोट रहता है वो यंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस। तो ये क्या होते हैं, क्योंकि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, तो ये क्या जनरेट करते हैं, एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं, जिससे क्या आता है, वेरिएशंस। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम वेल नोन थिंग है कि सीड्स क्या है, हमारे एग्रीकल्चर का बेसिक है। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next session। तो डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी किसकी, मैच्योर सीड की, ये किस चीज़ में हेल्प करती, सीड्स को स्टोर करने में, ताकि हम नेक्स्ट सीजन में उनको क्या कर सकें, अपनी क्रॉपिंग में यूज़ कर सकें। ठीक है, दैट इज़